गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो एक मैसेज कर देना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टॉपिक आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप कोशिश करना कि इसको भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाए या कुछ कभी मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के संविधान में शामिल है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आते हैं। हम एक एक करके सारे इनके जो अनुच्छेद है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है हम लोगों ने अमेरिका से लिया। एक तो ये याद रखना, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। तो एक तो फैक्ट ये याद रखना कि अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया। दूसरा, ये उपराष्ट्रपति का पद किस भाग में शामिल है, तो भाग 5 में शामिल है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका। उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति का पद है। तो यहाँ से दो फैक्ट क्या बनेंगे। पहला तो ये बनेगा कि जो संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में वर्णित है और उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसा अनुच्छेद 52 में लिखा था कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति भी होगा। तो उपराष्ट्रपति जो होगा, ये उपराष्ट्रपति क्या काम करता है, क्यों इसका पद बनाया गया, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अमेरिका से लिया गया। 63 में ये वर्णित है, एक एक अनुच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 63 में ये वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ तो याद रखना कि 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। एक फैक्ट यहां से आता है। फिर 64 ये बोलता है कि सभापति। अब सभापति क्या है ये देखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद जब हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्रिएट किया तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद तो रखा गया, लेकिन 64 में लिखा गया है कि जो राज्यसभा होती है, जिसे हम उच्च सदन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होती है, लेकिन अभी यहाँ ये समझना कि 64 अनुच्छेद 64 ये बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, अर्थात उस उपसभापति का क्या होता है, वो अध्यक्ष होते हैं। सारी जो कार्रवाई होती है उन्हीं की सभापति के कार्यकाल में होती है। तो 64 बोलता है कि वो सभापति के रूप में कार्य करता है, कौन सी, राज्यसभा की। फिर 65 ये बोलता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो देखो, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश पद पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या तो उन्होंने अचानक त्याग पत्र दे दिया हो, या अचानक मान लो कोई राष्ट्रपति की डेथ हो गई हो, या अचानक महाभियोग के तहत उनको हटा दिया गया हो। किनको, राष्ट्रपति को। उस कंडीशन में या उस स्थिति में 65 के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। उस समय उपराष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्य करता है। अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं हो या रिक्त हो, उस कंडीशन में अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति जो रहते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। याद रखना, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वो राज्यसभा के रूप में कार्य, सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से याद रखने की कोशिश करना कि 65 के तहत अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी राष्ट्रपति का मिलेगा, उनकी सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के उपयोग होगी, साथ ही उनके जो सारे जो अधिकार है वो पूरे के पूरे राष्ट्रपति के होंगे।
तो यहां से याद रखिएगा कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं अनुच्छेद 65 के तहत, तो वो सारी शक्तियों का उपयोग करेंगे जो राष्ट्रपति के पास होती है। उनके द्वारा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्य भी राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। ठीक है, यहां से याद रखना। अगर उस समय ये ध्यान रखना कि जब एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, उस समय वो सभापति का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके कार्य और शक्ति में दोनों हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब अनुच्छेद 66 ये बोलता है 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में वो कैसा होता है निर्वाचन, वो निर्वाचन राष्ट्रपति की प्रणाली के तहत ही होता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का जैसा चुनाव होता है वैसा ही अनुच्छेद 66 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो उस कंडीशन में आप ये देखना कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। एक तो ये याद रखना कि इसका एक निर्वाचन मंडल होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन मंडल में यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखना। यहाँ के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सांसद, लोकसभा के सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद। तो लोकसभा में कितने 545 और लोकसभा के कितने 245, ये याद रखना। तो 545 अर्थात यहाँ पर जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं उनको भी काउंटिंग होगी और यहाँ 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उनकी भी काउंटिंग होगी। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल होता है वो निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सांसद जिसमें दोनों एंग्लो इंडियंस को भी शामिल किया जाता है और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं 545 245 उसमें 12 मनोनीत जो रहते हैं उनको भी भाग लेने का अवसर मिलता है, अर्थात वो भी वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि ये क्यों दोनों भाग ले सकते हैं, तो इसलिए भाग ले सकते हैं कि चुनाव किनका हो रहा है, उपराष्ट्रपति का हो रहा है। अर्थात इनको किसने नहीं चुना है, उपराष्ट्रपति ने नहीं चुना है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति इनका मनोनीत करता है। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अर्थात ये इनको वोट कर सकते हैं। लेकिन इनके निर्वाचन मंडल में याद रखना विधानसभा के जो लोग रहते हैं, विधायक और विधान परिषद, तो विधान परिषद तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेती है क्योंकि यहाँ पर पूरे राज्य जो है हमारे 28 राज्यों में सब में विधान परिषद नहीं है, तो ये एक पक्षपात चीज हो जाए, इसलिए ये लोग राष्ट्रपति के भाग नहीं। लेकिन विधानसभा के विधायक जितने भी हैं वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण होगा कि विधानसभा के विधायक उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो उसके पीछे कारण यह है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत ये अधिकार है कि वो राज्यों में क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसलिए सारी विधानसभाओं के पास पावर है कि वो एक अच्छे राष्ट्रपति का चयन करे जिससे उनके राज्यों में राष्ट्रपति शासन न लगे। लेकिन उपराष्ट्रपति तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए विधानसभा के विधायकों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इनके निर्वाचन मंडल में याद रखना कि इनका चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग ही कराता है। इनका एक निर्वाचन मंडल होता है और उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सांसद जिसमें एंग्लो इंडियंस भी शामिल है और राज्यसभा के सभी सांसद 245 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राष्ट्रपति भी क्या है 12 जो सदस्य है वो भी क्या है जो उसमें भाग ले सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो नहीं लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियंस भाग लेते हैं, तो हाँ लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, याद रखना। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग कराता है, उसका भी एक निर्वाचन मंडल होता है, तो होता है। ठीक है, अब निर्वाचन में इसमें एक चीज ये दे रखी है, यहीं पे सारी चीजें बताई गई है कि जो इनकी निर्वाचन की जो रीति है वो वैसी जो होगी एकल संक्रमणीय या हस्तांतरीय विधि जो कि उपराष्ट्रपति की उसमें थी, राष्ट्रपति की उसमें थी, और अनुपातिक पद्धति, ये दोनों पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूज होती है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी यूज होती थी। तो याद रखना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सेम होता है, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इनका निर्वाचन मंडल जो होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
ये एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर ही, अनुपातिक पद्धति के आधार पर ही इनका निर्वाचन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब उपराष्ट्रपति का यहाँ पर अगला जो आ रहा है अनुच्छेद 67, वो आ रहा है पदावधि। तो देखो पदावधि जो राष्ट्रपति की होगी वो याद रखना, वो पदावधि होगी वही 5 वर्ष। लेकिन अगर इसके उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। लेकिन अगर इस बीच में ये त्याग पत्र देते हैं तो ये किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। या तो इनको 5 वर्ष तो ये रहना ही है, अगर ये बीच में अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अब चूंकि इनको हटाने की प्रक्रिया भी मैं आपको यही बता देता हूं कि इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के में तो इसमें क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है, जो मैंने अनुच्छेद 61 के तहत आपको बताया। लेकिन यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया जो है, चूंकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, तो इनके हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। वो प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के पहले इसमें शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व, जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, वैसा ही 14 दिन पूर्व यहाँ पे उपराष्ट्रपति को क्या देना होगी? सूचना देना होगी। तो जब उपराष्ट्रपति को हम सूचना दे देंगे और राज्यसभा से जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो लोकसभा में वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। अर्थात पदावधि 5 वर्ष है, उस बीच में वो खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर उनको हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया को राष्ट्रपति के उसमें महाभियोग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया को सिर्फ ये कहा जाता है कि प्रस्ताव लाया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। तो प्रस्ताव सबसे पहले ये याद रखना, चूंकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको हटाने का पहला जो प्रस्ताव आता है वो राज्यसभा में ही आता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होती है, और सूचना देने के बाद इनको राज्यसभा से प्रस्ताव पास होता है, और राज्यसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा में अगर वो 2/3 बहुमत से पास होता है तो ही राष्ट्रपति अपने पद को हटाना पड़ता है और उनको हटना पड़ता है। ठीक है, ये है पदावधि और हटाने की प्रक्रिया। अब यहां से अगला क्वेश्चन ये आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति का पद अगर उनका पद रिक्त है, तो यहाँ पर कार्य कौन करेगा? तो देखो सभापति के रूप में तो कार्य जो रहेगा उसमें उपसभापति का चयन किया जाता है, वो काम कर लेंगे। लेकिन अगर इनका पद रिक्त होता है तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है इनके पास जिनसे इनका पद रिक्त होने से कोई इफेक्ट पड़ता हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति वहां पर क्या करता है? वर्क करता है। तो अनुच्छेद 68 में ऐसा बता रहा है रिक्त होने की स्थिति में कार्य करना, तो यहाँ पर उपसभापति करता है, और यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्य और शक्ति में बता देता हूं आपको कि कार्य एवं शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास। तो देखो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है, और इसमें कार्य और जो शक्ति है उपराष्ट्रपति की, यहाँ पर 2 ही काम है, याद रखिएगा। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा काम है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य देखना। तो देखो कोई विशेष काम नहीं है, ये रेयर केस में उनको ये भूमिका निभाना पड़ती है, इसलिए ये कहा गया कि हमने उपराष्ट्रपति का पद बनाया है, तो इनसे हम काम क्या लें? तो हम इनसे काम लेते हैं कि ये निरंतर क्या करेंगे? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। एक बात यहाँ से ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में ना मिलकर सभापति के रूप में वेतन मिलता है उनको 4 लाख रुपए। याद रखना, उनको जो वेतन मिलता है कभी भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है। उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन दिया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन यहाँ से आए कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस काम के लिए दिया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के लिए ये क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये रेयर केस में ऐसा होता है कि मान लो अचानक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र महाभियोग के तहत उनको हटा दिया गया, या राष्ट्रपति की डेथ हो गई, या राष्ट्रपति को किसी कारण से मतलब
उनको उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उस स्थिति में ये भूमिका निभाने का मौका मिलता है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है तो राष्ट्रपति के सारे पावर अपने आप ही उनके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 के तहत रिक्त होने की स्थिति में उनके पास 2 वर्ग है, उपराष्ट्रपति के पास ज्यादा वर्ग नहीं है। पहला वर्ग यह है कि वो जब भी पद पर होंगे तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, और उनका मेन वर्क यही है। ये इसलिए है कि उपराष्ट्रपति को जब हम 4 लाख रुपए दे रहे हैं तो उनसे कुछ काम तो लें, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तो बहुत कम टाइम पर होती है, और होती भी है ना तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कराना ही पड़ता है कि उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। तो कितना टाइम काम करने का मौका मिलेगा इनको? सिर्फ 6 महीने का। अभी तक 3-4 बार इस टाइप की कंडीशन बनी है कि राष्ट्रपति को अचानक त्याग पत्र दे दिया या डेथ हो गई। 2 राष्ट्रपतियों की राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डेथ हुई है। उस कंडीशन में उन्होंने उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर क्या किया? वर्क किया है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको निरंतर वर्क करना पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमें उसका जो सभापति होता है वही उसका सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति जो रहता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सभापति के रूप में क्या करता है? काम करता है। और जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि राज्यसभा में कोई सा विधेयक पास हो रहा है और उस विधेयक पर उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकता, उनको पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। लेकिन जब कोई से विधेयक पर 50% मत प्राप्त हो जाते हैं किसी विधेयक पर, विपक्ष ने भी 50% दिए और पक्ष ने भी 50% दिए, उस समय एक निर्णायक वोट देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में दिया गया है। याद रखिएगा, एक निर्णायक वोट देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को उस कंडीशन में है जब किसी विधेयक पर ऐसा मामला आ जाए कि 50% क्या हो, यहाँ पर वोट पड़ जाए किसी विधेयक पर, उस कंडीशन में वो दे सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। याद रखना, उसका सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अर्थात उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर याद रखना अनुच्छेद 69 में है शपथ। तो शपथ याद रखना कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये एक अलग कंडीशन है कि मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसको त्याग पत्र दे देते हैं। राष्ट्रपति की बता रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ बताई गई है, और ये जो शपथ है ये शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और वो त्याग पत्र भी किसको दे सकता है उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को देता है। तो ये कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण थे ये मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 53 में एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का। ये पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर 64 ये बोलता है, अनुच्छेद 64 कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में सभापति के रूप में कार्य करेगा, और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। और उपराष्ट्रपति एक ऐसा सदस्य होता है जो राज्यसभा का सदस्य न होकर भी क्या है? राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उनको सामान्य बहुमत में वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, किसी कारण से त्यागपत्र हो जाए, डेथ हो जाए या महाभियोग आ जाए, उस कंडीशन में अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो वो सारे अधिकार उपराष्ट्रपति के पास आ जाते हैं जो राष्ट्रपति के रहते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते वही हो जाते हैं, उनके द्वारा कार्य करने वाली शक्ति, अगर क्षमादान की शक्ति करना हो, किसी की फांसी की सजा माफ करना हो, तो वो सब की सब चीजें क्या होती है? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पास आ जाती है। अब अनुच्छेद 66 ये है 66 कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन उसी रीति से होता है जिस रीति से राष्ट्रपति का होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति है, अनुपातिक पद्धति है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य उनमें भाग लेते हैं। इवन लोकसभा के एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा के 12 मनोनीत जो राष्ट्र सदस्य होते हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं।
तो ये याद रखिएगा, पदावधि 5 वर्ष होती है, उसके बीच में त्यागपत्र दे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। रिक्त की स्थिति में उनको ऐसे कोई कार्य नहीं है, लेकिन सभापति का कार्य उपसभापति करता है, जो उसमें चयन किया जाता है, और शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ कि निर्वाचन में इनको उपराष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या होगी। उपराष्ट्रपति बनने की शर्त क्या है, तो देखो शर्त वही है जो राष्ट्रपति की रहती है, या योग्यता क्या है, हम इसको ऐसा कहेंगे, योग्यता क्या है। तो योग्यता देखो, भारत का नागरिक हो, एक तो ये, ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। तीसरी, कि वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, एक ये याद रखना। फिर चौथी, कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो है ही सही। अब मैंने आपको कल राष्ट्रपति के उसमें भी बताया था कि भारत के नागरिक तो सभी हैं, 35 वर्ष की आयु वाले भी बहुत सारे लोग हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी सब रखते हैं, जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सके वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, और कई सारे लोग हैं भारत में जिनको नौकरी तो है ही, ठीक है, चुनिंदा लोगों को मिलती है, हम जैसो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए हर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले, इसलिए इसमें 2 शर्त और जोड़ी गई है कि उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक अनिवार्य है, याद रखिएगा, और 20 अनुमोदक निर्वाचन मंडल से सदस्य अनिवार्य है। मतलब 20 सांसद आपको प्रस्तावक चाहिए और 20 सांसद आपको क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए, अर्थात वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। 20 प्रस्तावक। अब राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा होगा कि 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए निर्वाचन मंडल में से। यहाँ पर निर्वाचन मंडल में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक व्यक्ति यहाँ पर चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एक फैक्ट ये याद रखना। दूसरा, इसके अलावा इनकी जो शर्तें हैं वो क्या है कि पागल ना हो, ठीक है, दिवालिया घोषित ना हुए हो, ठीक है। दूसरा, जो जमानत है इनकी वो 15,000 रुपये अनिवार्य है चुनाव लड़ने के लिए। कितनी है? 15,000 रुपये जमानत राशि इनको लड़ने के लिए अनिवार्य है। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, योग्यता में भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर वो लाभ के पद पर है भी, जैसे वर्तमान हमारे जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, जो कि पहले सांसद थे राज्यसभा के, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने राज्यसभा पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दिया। तो सांसद या विधायक रहना लाभ का पद जब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो चुनाव जीतकर नहीं आते। चुनाव जीतकर जैसे आए वो लाभ का पद बन जाता। जबकि कोई शासकीय व्यक्ति अगर रहता है तो उसको त्याग पत्र देकर ही चुनाव लड़ना पड़ता। याद रखिएगा, यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये उपराष्ट्रपति के जो मुख्य फैक्ट थे वो ये थे। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उस विवाद को कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ये याद रखना, कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। एक फैक्ट ये याद रखना, क्योंकि ये भी आता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई सा विवाद होता है तो उसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जबकि सांसद, विधायक और इन सब लोगों के जब चुनाव होते हैं तो इनका निराकरण जो किया जाता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? या तो निर्वाचन आयोग अयोग्य घोषित कर देगा निर्वाचन आयोग, या तो चुनाव अवश्य करा लेगा। लेकिन इस केस में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब ऐसी कंडीशन बनती है तो कौन क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करता है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखना कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। और ये 4 लाख रुपए उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए मिलते हैं। तो ये मुख्य जो राष्ट्रपति के फैक्ट थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और उपराष्ट्रपति से जब क्वेश्चन आए तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कभी कोई सा गलत ना हो। बहुत सारे फैक्ट है यहाँ से उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। पहला फैक्ट तो यहाँ पे यही आता है।
लेकिन उपराष्ट्रपति को ज्यादा वर्क नहीं दिया गया। जब उनको वर्क नहीं दिया गया तो ये बोल दिया गया कि आप सभापति के रूप में क्या करेंगे, राज्यसभा के उसमें काम करेंगे। तो जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बता दिए हैं। अब कल से स्टार्ट होगा हमारा एक पद आता है इसमें, हो सकता है हम कल पढ़ेंगे, जो कल का लेक्चर रहेगा हमारा राष्ट्रपति की सभी शक्तियां जो है, उसमें कार्यपालिक शक्ति है, विधायी की शक्ति है और वीटो की शक्ति है, या मुख्य जो उनकी शक्तियां हैं, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में हम कल का लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस अपने पास जो भी अभी पढ़ने के लिए जो मटेरियल है उसको पढ़िए। जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है उसको घर पे रिवाइज करिए। इसका यूट्यूब चैनल बना के मैं भेजता हूँ, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही तो आपको समझ में आ रहा, यही हमारी मेहनत उसमें कामयाब हो रही है। निश्चित रूप से आप घर पर रहिए, अभी लॉकडाउन है तो उसका आप सदुपयोग करिए और अपने आगे की जो पढ़ाई है उसको निरंतर रखिए। एग्जाम की डेट कभी भी जो डेट फिक्स है, हो सकता है वो भी फिक्स रहे, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि उसी डेट में होती है तो हम किसी जो भी आप अपना सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत फास्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लंबी लंबी क्लासें भी ऑर्गेनाइज करके कोशिश करेंगे कि आपकी लंबी क्लास में सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।